हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी बसंत पंचमी। आज हम लोग 11th क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज एक ही क्लास में मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूंगा। मतलब मेन चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो है हमारा चैप्टर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक स्टार्ट करने से पहले जरा कुछ 2-4 बातें हम डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको कैश बुक करते समय प्रॉब्लम ना आए। हमने अपने पिछले वीडियोस में कवर करे थे जर्नल। होता क्या है, जब बिजनेस काफी हमारा एक्सपेंड हो जाता है तो हम जर्नल को डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल, या उसको हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। अब उसमें सबसे पहली बुक आती है परचेज बुक, यानी कि हमने क्या करा, जर्नल को डिवाइड कर दिया। आप इसको ऐसे समझो ना, आप लोगों के पास जैसे अकाउंट्स की बुक होती है, काफी मोटी बुक होती है अकाउंट की, है ना। अब कई बार तो बच्चे स्कूल इसलिए लेके नहीं जाते उस बुक को क्योंकि बहुत भारी है, जो उनके मतलब एक्सक्यूजेस होते हैं, या सर बैग में मतलब नहीं आ पाती है। तो क्या करो, अगर कई बच्चे कर भी लेते हैं इस बात को, उस बुक के 2 पार्ट कर लो। तो आपने क्या करा, बुक को सब डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। अगर आपको अब भी भारी लग रही है, आप उसके 4 पार्ट कर दो। जितने चैप्टर्स हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। और भारी लग रही है, आप उसके और पार्ट कर लो, 6 पार्ट में डिवाइड कर लो उस बुक को। तो बुक में स्कूल में जो चैप्टर चल रहा हो, आप वो वाला पार्ट लेके चले गए। यही होता है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जब बिजनेस काफी एक्सपेंड हो जाता है तो जर्नल सोचो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इतने जर्नल को कैरी करना, होल्ड करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। सब चीजें उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, ढूंढने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई चीज अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। तो हमने क्या करा, जर्नल को बुक्स में डिवाइड कर दिया। इसी को बोलते हैं सब डिवीजन या सब्सिडरी बुक्स। तो पहली बुक कौन सी आई, कैश बुक, जो हम आज करेंगे। कैश बुक में क्या होता है, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी यहां पर आ जाएंगी कैश बुक में। पैसे का आना, पैसे का जाना यहां रिकॉर्ड करेंगे, अभी करेंगे यहां पर। सेकंड बुक होती है परचेज बुक। जितने भी हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदेंगे, ध्यान रखना गुड्स, एसेट्स नहीं, जितने भी हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदेंगे, क्रेडिट पे, क्योंकि कैश में होगा तो कैश बुक में आ जाएगा। क्रेडिट पे गुड्स खरीदेंगे वो परचेज बुक में। क्रेडिट पे गुड्स बेचेंगे सेल्स बुक में। अगर हम गुड्स वापस कर रहे हैं, जो हमने क्रेडिट पे खरीदे थे वो वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक में। जो हमने बेचे थे क्रेडिट पे वापस आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न बुक में। और उसके बावजूद भी अगर कोई ट्रांजैक्शन बच गई, वो जर्नल प्रॉपर में। जैसे मैंने बोला डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, आप सोच के देखो इन 5 बुक में कहीं नहीं आएगी, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कहां पर आएगी, जर्नल प्रॉपर में आएगी। जर्नल प्रॉपर को हम जनरल जर्नल भी बोलते हैं, जनरल जर्नल, GENERAL जनरल, JOURNAL जर्नल। तो ये उसका दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं कभी, वही 1 मार्क में। अगर मैं आपसे पूछूं फर्नीचर परचेज्ड, बताओ कहां पर लिखेंगे, तो फर्नीचर परचेज्ड नाम नहीं बता रखा तो कैश बुक में। मैंने आपसे बोला फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम, बताओ कहां पे रिकॉर्ड करेंगे। अब राम से उधार खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो वो ये ऊपर की 5 बुक में नहीं आएगा, तो कहां पे आ जाएगा, 6ठी बुक में, 6th बुक में आएगा, जिसे हम जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। क्लियर। मैंने आपको बोला गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जेड, कहां रिकॉर्ड करेंगे, ये तो क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज बुक में। गुड्स सोल्ड टू विकास, क्रेडिट पे बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो सेल्स बुक में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन ट्रांजैक्शंस को यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम जो कवर कर रहे हैं वो हमारी कैश बुक। कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी, केवल कैश ट्रांजैक्शंस आएंगी। अच्छा, कैश बुक भी हमारी 3 टाइप की होती है। सिंपल कैश बुक, जिसे हम 1 कॉलम कैश बुक बोलते हैं, 2 कॉलम कैश बुक, और तीसरी होती है डिस्काउंट कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हमारे सिलेबस में ट्रिपल कॉलम कैश बुक 11th में नहीं है। कौन कौन सी, सिंपल और डबल। सिंपल बहुत ही नाम से भी पता पड़ रहा है सिंपल कैश बुक है। मैं जो करा रहा हूं आज यहां पर डबल करा रहा हूं। जब डबल समझ में आ जाएगी तो सिंपल तो आप अपने आप कर लोगे, और एग्जाम में वैसे सिंपल पूछते भी नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा सिंपल में क्या होगा। सिंपल में 1 कॉलम कैश बुक, 1 कॉलम, इसे हम 1 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। डबल में 2 कॉलम कैश बुक, यानी कि इसमें जो कॉलम बनेंगे कैश और बैंक के बन जाते हैं। देखो जैसे ये लिखा हुआ है 2 कॉलम्स कैश बुक। पहला कॉलम देखो आप, डेट, देन पर्टिकुलर्स, फिर छोटा सा कॉलम LF है, और फिर 2 कॉलम, इसी की वजह से उसको 2 कॉलम्स कैश बुक बोल रहे हैं। एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। यही अगर सिंपल या 1 कॉलम कैश बुक होती तो इसमें केवल कैश वाला कॉलम बनता, बैंक वाला नहीं बनता। बस बैंक वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते हम यहां पर।
क्लियर है? केवल और केवल प्योर कैश वाली करते हैं, लेकिन अब कौन सी करेंगे? कैश वाली भी करेंगे और बैंक वाली भी करेंगे। सेम कॉलम इधर, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। बहुत ही सिंपल है, बस आपको यह ध्यान रखना है, अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में, मैंने बताया था ना, पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट। आएगा तो डेबिट में लिखना, जाएगा तो क्रेडिट में लिखना। इस डेबिट साइड को कैश बुक की हम रिसिट साइड भी बोलते हैं। पैसा आ रहा है, रिसिट्स, और ये वाली साइड पेमेंट साइड भी बोली जाती है। अगला जब टॉपिक लूंगा ना, बैंक रिकंसिलिएशन, वहां पे ये टर्म्स आती हैं। तो रिसिट साइड ऑफ कैश बुक या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, तो पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड हो गई। और पैसा आ रहा है, इसको प्लस वाली साइड भी बोल सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डेबिट साइड को, और इधर वाली साइड को, पेमेंट साइड को मैं माइनस वाली साइड भी बोल सकता हूं। मैंने बोला ना, पैसा आता है तो डेबिट में, पैसा जाता है तो क्रेडिट में। अच्छा, एक छोटी सी बात और, देखो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज आप इसको लाइक करा करो ना। लाइक करने में क्या जा रहा है ना, और सब्सक्राइब कर दो। मैं देखता हूं कि काफी बच्चे देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर जाते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर कैश बुक 2021, ये एक छोटा सा कॉलम मैंने ड्राफ्ट किया है, सॉरी क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है मैंने यहां पर, और ये क्वेश्चन है हमारे को, उसको 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले अप्रैल 1 में कैश बैलेंस है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब मैंने आपको बताया था बैलेंसेस शुरुआत वाली वीडियोस में, तो कैश का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि एसेट है। बैंक का बैलेंस कौन सा होता है? बैंक भी हमारी एसेट है, डेबिट ही होता है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का कौन सा होता है? सर बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, जो हम अपने करंट अकाउंट में से थोड़े टाइम के लिए ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, जितने हमारे डिपॉजिट हैं उससे ज्यादा निकाल लेते हैं, उसे ही बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब बैंक वालों ने थोड़े टाइम के लिए आपको पैसे उधार दे दिए, तो ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है। तो लिखने का तरीका देखो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रखा है ऑलमोस्ट, ताकि टाइम कम लगे आप लोगों का, है ना, समझ में ज्यादा चीजें आ जाएं, हम लोग डिस्कस ज्यादा कर पाए, लिखने में टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो देखो कैश बैलेंस है 80,000, डेबिट है, तो देखो मैंने डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश कॉलम में 80,000। देखो अगर कैश में अमाउंट आ रही है तो कैश में डाल दो, बैंक में आ रही है तो बैंक में डाल दो बस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट थी, इसलिए डेबिट में लिखा। इसी डेट पे बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है। कभी कभार पूछते हैं कि बैंक के नेगेटिव बैलेंस को क्या बोला जाता है? नेगेटिव को ओवरड्राफ्ट ही तो बोला जाएगा, जब आपने ज्यादा पैसे निकाल लिए, आपका बैंक बैलेंस माइनस में चला गया, उसे ही बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पर डेट 2021 अप्रैल 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और देखो बैंक वाले कॉलम में 70,000। इसका मतलब आपने अपने अकाउंट से 70,000 ज्यादा विड्रॉ कर रखे हैं। आगे चलते हैं। सेकंड डेट पे गुड्स परचेज्ड बाय चेक एंड इन कैश। अच्छा बताओ, गुड्स खरीद रहे हैं चेक से और कैश में, पैसे आएंगे कि जाएंगे? जा रहे हैं, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। गुड्स खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, जाने वाली साइड क्रेडिट साइड। तो देखो सेकंड डेट में क्या खरीदे थे? गुड्स। गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस लिखेंगे, ध्यान रखना। गुड्स खरीदने और बेचने को बता चुका हूं, परचेजेस और बेचने को सेल्स लिखते हैं ना। तो बाय परचेजेस, जितना कैश में खरीदा 2000 कैश वाले कॉलम में, जितना बैंक में खरीदा बैंक वाले कॉलम में, यानी कि 2000 रुपए जेब से चले गए, 6000 हमारे अकाउंट से कट गए। क्लियर? आगे चलते हैं। कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स बेचे और पैसे आए, है ना। कई बच्चे सोचते हैं कैश कैसे बेचा जा सकता है। कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स बेचे और पैसे आए। एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब जो सामान बिका उसका पैसा हमारे बैंक में आ गया। तो पैसे आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, तो बताओ कौन सी साइड में आएगा? सर डेबिट साइड में आएगा। तो देखो यहां पर हमने थर्ड में लिखा टू सेल्स, और बैंक वाले कॉलम में 1000। क्लियर? हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस प्लस हो गया 1000 से। सेल्स क्योंकि सामान बिका है। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6000, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। अब देखो एक टर्म होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब होता है जिसकी पोस्टिंग, ये जो हम कर रहे हैं इसको पोस्टिंग बोलते हैं। ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं टू और बाय लिख के, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जिसकी पोस्टिंग, जिसकी रिकॉर्डिंग दोनों साइड होती है, दोनों मतलब डेबिट और क्रेडिट में। आपने अभी तक देखा या तो डेबिट में आ रहा था या क्रेडिट में लिख रहे थे।
लेकिन कॉन्ट्रा एक ऐसी एंट्री है जिसकी पोस्टिंग दोनों तरफ लिखेंगे। और ये कॉन्ट्रा एंट्री कब आती है? केवल दो ही टाइम पे आएगी। वो दो टाइम कौन कौन से हैं? जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे या जब बैंक से पैसे निकालेंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक या विड्रू फ्रॉम बैंक। तो मैंने दोनों ही ट्रांजेक्शन दे रखे हैं समझाने के लिए। तो देखो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6000, बैंक में डिपॉजिट किए। बस आप ये बता दो, अगर बैंक में जमा कर रहे हैं पैसे तो क्या प्लस हो रहा है बैंक और कैश के रेफरेंस में, क्या प्लस हो रहा है और क्या माइनस हो रहा है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका मतलब है बैंक तो प्लस हो जाएगा, और पैसे जमा कर रहे हैं तो कैश माइनस हो जाएगा। तो बैंक प्लस, प्लस वाली साइड ये रही डेबिट, तो बैंक में प्लस वाली साइड में पहले अमाउंट लिख लो आप, इस तरीके से पहले अमाउंट लिख लो 6000, और ऐसे ही कैश में माइनस वाली साइड में लिख दो 6000। पहले अमाउंट फिल कर लो, बैंक की प्लस वाली साइड में 6000, कैश की माइनस वाली साइड में 6000। और अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? अगर अमाउंट बैंक में लिखी है तो पर्टिकुलर्स में टू कैश अपोजिट वाले का नाम लिखना, और अगर अमाउंट बैंक में लिखी है तो यहां, सॉरी कैश में लिखी है तो यहां क्या लिखोगे? बाय बैंक। और एलएफ वाले कॉलम में कॉन्ट्रा सी, यानी कि ये एंट्री दोनों तरफ हुई है। इसका मतलब क्या है? वैसे देखो, अगर मैं इधर देखूं कैश में 6000 लिखे हुए पेमेंट में, तो हमारे पास से 6000 चले गए। कहां चले गए? बैंक में चले गए। ये पढ़ने का तरीका होता है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर देखूं, जो हमने यहां लिखा था, बैंक में 6000 रुपए आ गए। कहां से आ गए? कैश, यानी कि हमने पैसा कैश में डिपॉजिट किया होगा। समझ में आ गई बात? ये थी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। एक और है, देखो इसी के नीचे, विड्रू फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए निकाले। अच्छा, कहां से निकाले ऑफिस यूज के लिए? अब मैं कहूं ऑफिस यूज के लिए ऑफिस में से निकाले तो बड़ी अजीब बात है, तो इसलिए ये इंप्लाइड है कि ऑफिस यूज के लिए जब भी वर्ड आएगा तो बैंक में से ही निकाला जाता है। क्लियर है? तो ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले, तो बैंक से पैसे निकाले, क्या प्लस क्या माइनस? वही कैश और बैंक के रेफरेंस में पैसे निकाल रहे हैं, पैसे आ गए, कैश प्लस, और बैंक में से निकाले हैं तो बैंक माइनस। तो कैश की पहले प्लस वाली साइड में लिख लो, कैश की प्लस वाली साइड में 7000, बैंक की माइनस वाली साइड में 7000। अब बैंक में अगर 7000 लिखा है तो यहां क्या नाम लिखोगे? बाय कैश। और अगर अमाउंट कैश में लिखी है तो यहां क्या लिखोगे? टू बैंक, अपोजिट वाले का नाम लिखोगे। पहले अमाउंट लिख लो, बाद में उसको फिल कर दो। अगर बैंक में है तो कैश नाम लिख दो, कैश में है तो बैंक लिख दो। और एलएफ वाले कॉलम में क्या लिखोगे आप लोग? सी। एलएफ वाले कॉलम में क्या लिखोगे आप? सी। एलएफ में लिखो या पर्टिकुलर्स में भी लिख सकते हैं, उसके आगे जो थोड़ा सा स्पेस होता है वहां भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये थी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रू फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकाले। किसने? बिजनेसमैन ने। तो बताओ, बिजनेस में पैसे आए कि गए? गए। किसके वजह, किसकी तरफ से सोचते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। किस कंसेप्ट की वजह से? याद है कंसेप्ट बताया था, किस कंसेप्ट की वजह से? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं, और जब पैसे जाएंगे तो बाय साइड में बाय ड्रॉइंग्स और अमाउंट कैश में जाएगी, है ना? बिजनेस में से निकाले, कहीं लिखा तो है नहीं बैंक में से निकाले हैं, तो इसे हम बिजनेस में से मानेंगे। तो कैश में से, यानी कि पैसे कम हो गए हमारे। आगे चलते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड। अब सुनना जरा, जेड से चेक मिला, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जेड मान लो, आपने मुझे चेक दिया। अब बताओ मैं उस चेक का क्या करूंगा? सर आप उस चेक को बैंक में ले जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दोगे? बिल्कुल। आपने मुझे आज चेक दिया और मैं भागा भागा गया और अपने अकाउंट में वो पैसा बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया, जो ड्रॉप बॉक्स होता है चेक वाला। जैसे ही मैं उसको डिपॉजिट करवाऊंगा, मैं तो मान लूंगा कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, मान लूंगा, अपने आप ही अज्यूम कर लूंगा। तो क्या होगा? इससे मेरे पास पैसे आ गए। आपने चेक दिया और मैं डिपॉजिट भी कराया, तो मैं मान लूंगा मेरे पास पैसे आ गए। आ गए तो टू साइड में, टू किसने चेक दिया था? जेड ने। तो कौन से कॉलम में? बैंक में, क्योंकि वो चेक बैंक में जा चुका है। क्लियर?
बहुत सिंपल सी बात थी, आपने चेक दिया, मैंने सेम डे जाके डिपॉजिट करवा दिया, बैंक अकाउंट प्लस हो गया, मैं एज्यूम कर लूंगा कि पैसे आ गए, बस बात खत्म। सर नहीं आए, देखेंगे, अभी बाद में सोचते हैं उसके बारे में। आगे देखते हैं, वाई से चेक मिला, वाई से चेक मिला कितने रुपए का, 4000 का। सेम बात है, लेकिन एक छोटी सी इसमें प्रॉब्लम है। देखो आप, 8 तारीख में चेक मिला था और 9 तारीख में वाई का चेक हमने डिपॉजिट किया। इस बार, अब की बार आप अपना जरा रोल अलग कर लो। अब की बार आप जेड की जगह आप वाई बन जाओ। सर बन गए वाई। अब की बार आपने मुझे चेक दिया और वो चेक मैंने अपनी जेब में रख लिया और मुझे आज बैंक में जाने का टाइम नहीं मिला। ठीक, आज 8 तारीख है मान लेते हैं, आपने चेक दिया, वो चेक मैंने बैंक में जेब में रख लिया, मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे को टाइम मिला कल, तो मैं कल ये वाला चेक लेके बैंक में गया और कल मैंने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया। तो ये बताओ मैं कब मानूंगा कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए? जिस दिन मैं चेक को बैंक में डिपॉजिट करता हूं उस दिन मानता हूं। तो मैंने ये चेक कल डिपॉजिट किया है तो मैं मानूंगा कल ही मेरे अकाउंट में पैसे आए होंगे। जब आज तो है ही नहीं ना, आज तो जेब में लिए घूम रहा हूं, आज कहां से आ जाएंगे? तो जिस दिन चेक मिलता है, अगर उस दिन डिपॉजिट नहीं हो रहा तो उसकी एंट्री हम यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो पैसे आए ना पैसे गए। तो नेक्स्ट डे पे जाके मैंने चेक डिपॉजिट किया है, तो अगले दिन ये पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, मैं ऐसा एज्यूम करूंगा। तो 9 तारीख में देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहां 9 तारीख, 8 तारीख की कोई एंट्री नहीं है, तो 9 अप्रैल में मैंने लिखा टू चेक इन हैंड। आपने चेक मुझे कल दिया था, ठीक, तो उसका नाम था चेक इन हैंड और मैं उसको नेक्स्ट डे डिपॉजिट करवा रहा हूं, तो उसको हम बोलेंगे चेक इन हैंड, हमने डिपॉजिट करवा दिया। जो चेक था उसे मैं, सपोज ये चेक है, मार्कर को थोड़ी देर के लिए चेक मानते हैं, ये जो चेक है अगर आपने मुझे आज दिया तो ये जो चेक है इसको मैं बोलूंगा चेक इन हैंड। और जब मैं इसको कल डिपॉजिट कराने जाऊंगा तो मैं कहूंगा देखो मैं चेक इन हैंड को डिपॉजिट कराने जा रहा हूं, देखो मैंने चेक इन हैंड को डिपॉजिट करा दिया। वो कागज जो है वो चेक इन हैंड बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम सेम डे डिपॉजिट करेंगे तो नाम से आएगा, जैसे यहां पर 2Z, और अगर बाद में डिपॉजिट करेंगे तो चेक इन हैंड के नाम से आएगा। अच्छा, अब आई बात समझ में कि अगर सेम डे डिपॉजिट किया जा रहा है किसी बंदे का चेक तो उसके नाम से आएगा, और अगर बाद में डिपॉजिट किया जा रहा है तो चेक इन हैंड के नाम से आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है वाई का चेक डिसऑनर्ड हो गया। देखो आ गई बात वो वाली, भाई मैं तो वाई का चेक डिपॉजिट करवा के आया नेक्स्ट डे 9th में, और मैं तो खुश हो गया कि भैया पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, लेकिन 10 तारीख को मेरे को इंफॉर्मेशन मिली कि आपका चेक जो डिपॉजिट किया था वाई वाला वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब बाउंस हो गया। बाउंस क्यों हो गया? वजह कुछ भी हो सकती है, अमाउंट गलत फ्लो, साइन ना मिले हो, डेट अर्ली हो, चेक में कुछ भी मतलब फिल करने में प्रॉब्लम हो गई, उसके अकाउंट में पैसे ना हो। तो क्या करूं अब? जब भी चेक डिसऑनर्ड होगा, देखो मैंने यहां पर पहले मान लिया था पैसे आ गए, अब मुझे पता पड़ा पैसे तो आए नहीं, तो कैंसिल करूं ना जो मैंने एज्यूम कर लिया था। तो किधर की तरफ लिखना पड़ेगा? बाय साइड में, पेमेंट वाली साइड में कम करना पड़ेगा। तो बाय वाई, और बैंक वाले कॉलम में वही वाई का जो चेक था 4000। तो आप चेक करो, एक बार हमने ये प्लस वाली साइड में लिखा और जब पता पड़ा कि डिसऑनर्ड हो गया इसे हमने माइनस वाली साइड में लिख दिया, तो इफेक्ट नलीफाई हो गया ना। तो इस तरीके से जब मिलता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं जिस दिन बैंक में डिपॉजिट करवा के आए कि मिल गया, और बाय चांस डिसऑनर्ड हो जाएगा तो बाय में उसको लिख देंगे, उसके नाम से लिख देंगे फिर। क्लियर? आगे, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में गुड्स दिए, इसकी जर्नल एंट्री याद है, लास्ट क्लासेस में करवाई थी। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जब भी हमारे पास से फ्री में गुड्स जाएंगे तो हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, है ना। चैरिटी टू परचेजेस, तो ना तो पैसे आए ना पैसे गए, इसको हम यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कहां पे करेंगे? कौन सी वाली बुक में करेंगे? याद करो, ना परचेज बुक, ना सेल्स बुक, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना कैश बुक, तो कौन सी बची? जर्नल प्रॉपर। जो एंट्री कहीं नहीं आती, जो ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, वो कहां जाती है? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर बेसहारों का सहारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये एंट्री इग्नोर कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक में।
डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जरा थोड़ी देर के लिए मैं इसको बाद में करूंगा, अब जरा आप इसका टोटलिंग करवाओ। टोटलिंग कैसे करेंगे? नॉर्मल तरीके से। पहले कैश का करते हैं, देखते हैं 80 और 7, 87,000 हो गया डेबिट का टोटल, 87,000 डेबिट का टोटल, यानी कि हमारे पास 87,000 का कैश है। कितने चले गए? 2 और 6 8, 8,000 और 1 9,000 हमारे पास से कैश चला गया। कितना बचा? जल्दी बोलो। 17 में से 9 गए 8, शायद 78 बचा। तो हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश में 78,000। तो इतना पैसा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 78,000 का मतलब क्या कि इतना पैसा हमारे पास मंथ के एंड में बच गया 78,000 और टोटल 87,000। टोटल आमने सामने लगाया जाता है। हाँ सर पता है वो हमारे को 87,000। सेम वे में बैंक का करेंगे। कौन सी साइड बड़ी लग रही है? बैंक की क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, ठीक है। तो 76 में 7 ऐड करो, 83 और 4 87,000 इधर का टोटल आ गया। देखो टोटलिंग वगैरह आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं फोकस कर रहा हूं कंसेप्ट पे। तो 87,000 और देखें बैंक में कितने पैसे आए थे? 1 और 6 7 और 3 10 4 14,000। तो 87 में से 14 कम करो, तो इसका मतलब 7 में से 4 गए 3 और 8 में से 73। तो अभी भी हमने 73,000 एक तरीके से एक्सेस अमाउंट निकाल रखे, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो बराबर करने के लिए इधर 32 बैलेंस कैरिड डाउन और बैंक वाले कॉलम में आ गया आपका 73,000। इसका मतलब कि हमने बैंक से अभी भी 73,000 एक्सेस निकाल रखे हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन अगर ये नॉर्मल सिचुएशन है, अभी मेरा लास्ट वाला पॉइंट बचा हुआ है, इस तरीके से बंद कर देते हैं। फिर आप इसको नीचे ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। इधर की तरफ लिखते हैं ना, कई बच्चे लिखते हैं कि नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डेट May 1 में लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश वाले कॉलम में 78,000 और इधर May 1 में सर लिख ही दो ना। अच्छा चलो लिखता हूं May 1 में, यहां पर May 1 नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डेट 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में 78,000 और यहां पर भी May 1 में अच्छा मैंने टोटल इधर की तरफ लगाना था 87,000। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं सर, कैसे बताते? 87 और दोनों का ही 87 आ रहा था क्या? ठीक है, ये है हमारा डेट का कॉलम और यहां पर May 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक वाले कॉलम में यानी कि 73,000। तो ये हमारा एक जर्नल क्वेश्चन कंप्लीट। अधिकतर ऐसे ही आता है, लेकिन अब एक पॉइंट यहां पर देखो, क्लियर? अगर ये वाला पॉइंट नहीं होता तो क्वेश्चन कंप्लीट था, लेकिन अब ये क्या कह रहा है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹5,000। वो कह रहा है कि 5,000 रुपए से ज्यादा अगर आपके पास हो तो आप वो बैंक में डिपॉजिट करवा देना। वो ये कह रहा है कि आप अपने पास 5,000 रुपए कैश रख लेना, घर में या बिजनेस में 5,000 रुपए रख लो, बाकी जो बच जाए वो आप बैंक में डिपॉजिट करवा दो। तो पता है इसका मतलब क्या हो गया? ये जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अभी हमने कैश निकाला है ना 78,000, अभी तो हमने नॉर्मल तरीके से निकाला, लेकिन वो यहां कह रहा है कि ऐसा करो आप ये 5,000 रुपए होना चाहिए आपके पास बैलेंस। तो पहले बाय बैलेंस कैरिड डाउन में ये 5,000 लिख लो और अब जो बच गए उसे बैंक में डिपॉजिट करवा दो। अब देखें कितने बच गए, फिर से टोटल करते हैं कैश का। 87,000 तो है डेबिट का टोटल, है ना, 87,000 डेबिट का टोटल आ रहा है। और क्रेडिट का देखें 2 और 6 8 और 1 9 और अब ये वाले 5 भी 9 और 5 कितने हो गए? 14,000। तो 87 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो ये आ गया 73,000। तो आपके पास 73,000 एक्सेस अमाउंट आ रही है। उसने क्या बोला था? इसके ऊपर जो भी बचेगा वो बैंक में डिपॉजिट करवा देना। तो डिपॉजिट जब बैंक में करवाएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक प्लस, तो यहां पर आपको अप्रैल 30 में
टू कैश, बैंक के प्लस वाली साइड में लिखना पड़ेगा ना 73,000, और इधर बाय बैंक, और कैश के इधर वाली साइड में 73,000। तो जो हमारे पास 73 एक्सेस था उसे हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, और कैश की हमारी दोनों साइड इक्वल हो गई, और यहां कैरिड डाउन में अब कैश में कितना आ जाएगा फिर 5,000। कैश कंप्लीट हो गया। सर बैंक भी तो गड़बड़ हो गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जरा बैंक को करते हैं, दोबारा से टोटलिंग करते हैं। अब बैंक की साइड देखते हैं कौन सी ज्यादा लग रही है, करके देख लेते हैं। इधर का टोटल तो हमने कर ही रखा था, कितना आ रहा था 76, 87 आ रहा था। इधर का बैंक का टोटल आ रहा था क्रेडिट का 87। अब डेबिट का करके देखते हैं। 1 और 6 7 और 3 10 और 4 14, 14,000। और ये जरा कैरी डाउन हटा दूं जो हमने पहले से लिखा हुआ था 14। और अब ध्यान देना ये वाले 73 भी आ गए नए जो हमने बैंक में डिपॉजिट किए थे। तो 14 और 73 87,000 आ गया। चांस की बात है कि बैंक की दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। इधर भी 87, इधर भी 87, कोई भी बैलेंस नहीं आया। और अगर आ रहा होता तो उसी तरीके से हम बैलेंस कैरी डाउन कर देते, जो भी साइड छोटी आ रही होती। मेरी बात समझ में आ गई? तो इधर 87 और बैंक का इधर भी 87, तो बैंक की दोनों साइड हमारी इक्वल, नील बैलेंस। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में लिख दिया करो, मैं कोशिश करूंगा उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।